क्या आपको पता है कि पीटीआई वो वाहिद जमात नहीं है जिससे इलेक्शन सिंबल लिया गया है 1993 में पीएमएलएन से और 1980s में पीपल्स पार्टी से भी उनके इंडिविजुअल इलेक्शन सिंबल्स लिए गए हैं। Assalamualaikum everyone, welcome to episode number 3 of discussing the electoral rigging in Pakistan। तो इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल इलेक्शंस कि इन इलेक्शंस में किस तरह रिगिंग हुई है और क्या क्या मंसूबे बनाए गए हैं। सो लेट्स डिग डीप एंड स्टार्ट विद 1970 इलेक्शंस। इसमें जो टाइप ऑफ रिगिंग थी वो प्री पोल थी प्रीडोमिनेंटली। इसमें पोलिंग डे या पोस्ट पोल रिगिंग नहीं हुई थी। और इसमें जो रिगिंग करवाने वाले जो 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 इंस्टीट्यूट था वो ऑब्वियसली आर्मी थी, क्योंकि उन्होंने शुरू ये किया था कि उन्होंने लोगों को पकड़ धक्कड़ शुरू कर दी थी। मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया था और इसका जो मकसद था वो यही था कि वो बंगाली नेशनलिज़म, जो कि जय बंगाली का जो नारा लगाया हुआ था उन्होंने, और जो कि वो अलग स्टेट बनाना चाहते थे, उसको सप्रेस किया जाए। उसके जो 6 पॉइंट थे उनको सप्रेस किया जाए। और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने तरीक़ाकार अपनाया वो ऑब्वियसली अपार्ट फ्राम मुजीबुर रहमान को जेल में डालने के लिए और उनके जो साथी थे उनको जेल में डालने, उन पर मज़ालिम डालने के अलावा उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी सही उनको रन नहीं करने दी थी। और एट द सेम टाइम जो अवामी लीग थी वो भी किसी और को कैंपेन करने नहीं दे रहे थे, एटलीस्ट बांग्लादेश में, जो आज बांग्लादेश है। इसके अलावा फिर वोटर्स को भी इतना तंग किया गया कि वो किसी तरीके से वोट ना डाल सकें। तो ये वाला जो इलेक्शंस हैं इस पर पोलिंग डे या पोस्ट पोलिंग तो नहीं नज़र आई, लेकिन प्री पोल जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी वो डेफिनेटली नहीं थी और अवामी लीग के अगेंस्ट रिगिंग करवाई जाना मकसूद था और वो करवाई भी गई थी। लेकिन जब फिर इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो लोगों ने प्रीडोमिनेंटली अवामी लीग को वोट दिया था और फिर उनका मैंडेट नहीं माना गया था। और इसके बाद फिर जो सानिया हुआ था कि जब बांग्लादेश अलहदा हो गया, तो ये एक वो वाहिद इलेक्शन है जहाँ पे मैंडेट को की कदर नहीं की गई। और इसके बाद हमेशा शायद इस्टेब्लिशमेंट ने ये सबक सीख लिया था कि मैंडेट आप ना चुराएं, मैंडेट आप जिनका है उन्हीं को देते रहें, उन्हीं को हुकूमत बनाने दें। शायद 2024 में अब हम दोबारा 1970 का रिपीट देखेंगे कि वहाँ पे अगेन जो मैंडेट जिसका है उसको उसकी उसकी इज़्ज़त नहीं की जा रही। तो खैर ये है 1970 इलेक्शंस। अब हम देखते हैं 1977 इलेक्शंस। अब इसमें पोलिंग डे रिगिंग हुई थी और करवाने वाले पॉलिटिशियंस थे, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद थे। और इसका ये क्यों करवा रहे थे? क्योंकि वो ख़ुद हुकूमत में रहना चाहते थे। और आप जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है डिफेक्टो पावर बियरर हो गए थे और उन सब कुछ वही शॉट्स कॉल कर रहे थे। आर्मी डिमोरलाइज हुई थी। तो उन्होंने ख़ुद काफ़ी ज़्यादा फैशिस्ट हथकंडे अपना लिए थे, काफ़ी लोगों को पकड़ा धकड़ा था। एएनपी के जो प्रीडिसेसर हैं आप, उनको भी बहुत ज़्यादा पकड़ा धकड़ा था। और उन्होंने सबसे पहले काम ये शुरू किया कि कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर दिया। तकरीबन 19 हल्के ऐसे थे जहाँ पे बगैर किसी कैंडिडेट के इलेक्शन हो गए थे, यानी कि इलेक्शन ही नहीं हुए थे वहाँ पे। कोई कैंडिडेट ही नहीं था कॉन्टेस्ट करने के खिलाफ करने के लिए पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। और उसमें एक जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस हल्के से लड़ रहे थे वहाँ पे जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए फाइल करने के लिए तो उनको पकड़ लिया गया। और फिर जब वो टाइम ख़त्म हो गया तो वो अनकंटेस्टेड इलेक्ट हो गए थे। तो 2024 में जिस तरह हम देख रहे थे ना कि लोगों से फ़ाइलें छीनी जा रही हैं आरओ के ऑफिस के बाहर, तो ये 1977 में हुआ था। फिर इसके अलावा जो है वो अपोजिशन जो है उनको इतना इंटिमिडेट किया गया था, काफ़ी मज़ालिम डाले गए थे। उनकी अपनी एक पुलिस फोर्स बना दी गई थी जिसका काम ही सिर्फ ये होता था कि लोगों को पकड़ना, जेल में डालना, उनके ऊपर जाली एफआईआर्स डालना, उनको हर जगह जलील करना। तो ये 1970 में होता रहा था और ये अगेन पॉलिटिशियंस कर रहे थे, स्पेसिफिकली जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बिहेस पे। और फिर आखिर में फिर जो आखिरी जो हथकंडा अपनाया गया था वो था कि जो बैलेट बॉक्सेस थे उनको भरा गया था। और फिर जो ओपिनियन पोल्स थे वो ये थे कि जी पीपल्स पार्टी और जो यानी कि जो तहरीक थी वो ऑलमोस्ट नेक टू नेक होंगे, यानी कि जो रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो हमें नज़र आया कि तकरीबन 160 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी ले गई थी, जो कि
एक मिरेकल था, क्योंकि कोई भी बंदा सोच नहीं सकता था कि इतनी ज़्यादा पीपल्स पार्टी ले लेगी। खैर, जब सबको नज़र आना शुरू हो गया और इतना ज़्यादा इसका 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 रायता फैल गया, तो फिर सोचा गया कि दोबारा इलेक्शन करवा दिया जाए। कि और इसमें सब लोग मान भी गए थे, स्टेक होल्डर जो हमें हिस्टोरिकल प्रूफ्स में नज़र आते हैं कि वो सब मान गए थे। और ये ख़बर जैसे ही ज़ियाउल हक को पता चली कि जी अब शायद ये इलेक्शन हो जाएं और मामला तय पा गए हैं दोनों में, गवर्नमेंट में और अपोजिशन में, तो ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था। तो जो एपिसोड 1 में मैंने डिस्कस किया कि हमारी तलख हकीकत ये भी है कि जब इलेक्शंस इतने ज़्यादा रिग कर दिए जाएं तो फिर मार्शल लॉ भी आ जाता है। तो ये है 1977 की स्टोरी। अब हम देखते हैं 1988 की। मैंने 1985 के इलेक्शन स्किप कर दिए क्योंकि वो करवाने वाले जो हैं वो मार्शल लॉ डिक्टेटर थे ज़ियाउल हक। तो वो एक हमें सबको पता है कि क्या होता है मार्शल लॉज में, तो इसलिए मैंने इसको अलहदा कर दिया। अब 1988 के इलेक्शन जो हैं इसमें प्री पोल रिगिंग हुई थी। ये वो टाइम है जहाँ पे ज़ियाउल हक का तैयारा क्रैश हो गया था, बेनज़ीर भुट्टो वापस आ चुकी थी और एक जनरल एनिमोसिटी थी उनके ख़िलाफ़। एक लोगों का एंगर था जो पावर बियरर्स थे कि बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी। और फिर उन्होंने सब जमातों को इकट्ठा किया था, इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद IJI जो बनाई गई थी, और मकसद सिर्फ यही था कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को हुकूमत ना बनाने दी जाए। और वो काफ़ी ज़्यादा उस वक्त मशहूर थी। पीपल्स पार्टी के जलसे इतने बड़े हो रहे थे, बेनज़ीर भुट्टो जहाँ पे भी जाती थी वहाँ पे उनका बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो जाता था। हम इमरान खान के जो अभी जलसे देखते हैं कि जी हम कहते हैं बहुत बड़े हैं, बेनज़ीर भुट्टो जो हैं कई लोग ये कहते हैं कि उनके जो जलसे होते थे वो इमरान खान से भी बड़े होते थे। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब वो लाहौर में आई तो वो जो मीनार पाकिस्तान वाला ग्राउंड है उसके बाहर तक लोग पहुंच चुके थे। तो ये 1988 के इलेक्शंस में हालात थे। अब इसमें जो इनोवेशन लाई गई वो ये थी कि ID कार्ड यानी कि जो शनाख्ती कार्ड है उसकी रिक्वायरमेंट रख दी गई। अब अमूमन जो पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर थे वो देहाती लोग थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी होती, तो सिंपैथी थी उनके साथ। तो जो देहाती थे वो भी वोट देना पीपल्स पार्टी को चाहते थे। तो कहा गया कि जी किस तरह हम वोटर सप्रेशन करें, तो रिक्वायरमेंट रख दी गई कि शनाख्ती कार्ड ज़रूरी है। अब जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ वो वोट नहीं दे सकता। और ये काम जो किया गया वो इतना बारीकी से किया गया कि पहले हाई कोर्ट में अपील गई और फिर हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इलेक्शन से 4 दिन पहले अनाउंसमेंट कर दी कि जी नहीं, इलेक्शन वोट डालने के लिए ID कार्ड आपका होना ज़रूरी है। और उस ज़माने में ID कार्ड सब लोगों के पास नहीं होता था। आज तो हर बंदा अपने बटवे में शनाख्ती कार्ड लेके घूम रहा होता है, उस ज़माने में ऐसा नहीं था। और वो थे भी पेपर बेस्ड शनाख्ती कार्ड जो पुराने हैं। अगर आप अपने वालदैन वगैरह से पूछेंगे तो उनके पास अभी भी अपने पुराने शनाख्ती कार्ड होंगे जो कि पेपर यानी कि काफ़ी वो येलोइश कलर के होते थे। तो ये एक सबसे पहला काम किया गया। फिर दूसरे नंबर पे जो इलेक्शन डे जो अनाउंस किया गया, ये उस वक्त सोच के ये डेट दी गई कि बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, ताकि उनको वो अपनी इलेक्शन कैंपेन ना चला सकें। एक प्रेग्नेंट औरत कहाँ कहाँ पे जाती। तो ये भी बड़े जो रिगिंग करने वाले थे उन्होंने इतनी कैलकुलेशन रखी हुई थी। फिर इसके अलावा आपने एक अलायंस बना दी IJI, जो कि मैंने पहले बताया कि वो इस्टेब्लिशमेंट बैक थी IJI, और मुस्लिम लीग जो है वो बाद में इनसे अलहदा भी होगी। तो नवाज़ शरीफ इसके करते धरते थे। तो ये एक 1988 के इलेक्शंस में, खैर अलबत्ता ये 1970 के बाद ये दूसरा इलेक्शन था। 1970 में भी ये इस्टेब्लिशमेंट थी वो मुजीबुर रहमान को नहीं जितवाना चाहती थी, लेकिन मुजीबुर रहमान जीत गए। यहाँ पे वो बेनज़ीर भुट्टो को नहीं जीतने देना चाहते थे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जीत गई और फिर उन्होंने बाद में हुकूमत भी बनाई। तो खैर ये है 1988 के इलेक्शंस। अब हम देखते हैं 1990 के इलेक्शंस में क्या हुआ। यहाँ पे भी प्री पोल रिगिंग हुई और करवाने वाले अगेन इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी थी। और क्यों बनाई गई कि वो चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट जब अपनी मोनोपोली बना के रखे, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो जैसे ही हुकूमत में बनाई, दो कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये तीनों उन्होंने दे दी थी। लेकिन इसके अलावा भी वो इस्टेब्लिशमेंट जो काम करवाना चाहती थी उनसे वो उस पर नहीं मान रही थी, और इसकी वजह से उनके आपस में इख्तलाफात हुए और फिर गुलाम इस्सा खान ने उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी। और 1990 में फिर उन्होंने मेक श्योर किया और पैसे चलाए। मेहरान गेट स्कैंडल जो 14 करोड़ रुपए कौमी ख़जाने से निकाले गए और फिर पॉलिटिशियंस में तकसीम किए गए ताकि वो IJI का हिस्सा बन सकें। तो सबसे पहले तो जो केयर टेकर सेटअप है वो इस तरह का बनाया गया कि वो सब लोग
जो कि एंटी पीटीआई थे वो केयर टेकर में आ गए, बल्कि उसमें एक ऐसे भी लोग थे जो कि अगले जो 1990 के इलेक्शंस में उम्मीदवार भी थे, या फिर 1988 के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, वो केयर टेकर में चले गए। तो ये जो केयर टेकर बायर्स केयर टेकर का जो सबसे पहला जो तजर्बा किया गया वो 1990 में किया गया। फिर ऑब्वियसली जो अलायंस थी, जो आईजीआई थी, वो इस्टेब्लिशमेंट ने बैक की हुई थी, और फिर पूरा मीडिया जो है वो उसका एक नैरेटिव बनाया गया, और वो नैरेटिव यही था कि जी बेनज़ीर भुट्टो बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। तो वो जो करप्शन वाला 2018 में जो हमने देखी थी तारीख के जी नवाज शरीफ करप्ट है, ये एग्जैक्टली नवाज शरीफ ही गन बने थे, और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चलाई थी कि जी बेनज़ीर भुट्टो बड़ी करप्ट है। तो ये एक लैंडस्केप बनाया गया, एक प्री पोल धांधली की कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड की धज्जियाँ उड़ाई गई वो 1990 में, और फिर ऑब्वियसली बेनज़ीर भुट्टो हार भी गई थी। मैंडेट चोरी नहीं हुआ था। अगर ये प्री पोल रिगिंग ना भी होती तो शायद आईजीआई ही जीती, क्योंकि लोगों का वाकई गुस्सा, लोग मूव ऑन होने शुरू हो गए थे पीपल्स पार्टी से। तो ये है 1990 के इलेक्शंस। 1993 के इलेक्शंस अगेन प्री पोल रिगिंग हुई इसमें, और करने वाले इस दफ़ा पॉलिटिशियंस थे। अच्छा, 1993 के इलेक्शंस जो हैं अमूमन हम लोग कहते हैं कि 1970 के बाद अगर कुछ बेहतर इलेक्शन हुए हैं जिनमें कम धांधली हुई है, वो 1993 के इलेक्शंस हैं। और उसकी वजह यह है कि जो पावर बिल्डर्स थे वो आईजीआई के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर चुके थे और पीपल्स पार्टी के साथ भी कर चुके थे। तो उन्होंने कहा कि जी अब सियासतदान जो हैं वो ख़ुद आपस में करें, और ये वो टाइम है जब मुजाहिदीन की जो अफ़गान वॉर थी वो ख़त्म हो चुकी थी, अमेरिका के कोई इंटरेस्ट नहीं थे पाकिस्तान में, तो और आर्मी भी बैक साइड, जब अमेरिका के कोई इंटरेस्ट नहीं थे तो आर्मी ने भी बैक सीट ले ली थी। तो सियासतदानों ने आपस में ही अपनी ताकत के जंग में जो है रिगिंग को अपनाया, और इसमें जो 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 कि मेन किरदार अदा किया वो बेनज़ीर भुट्टो ने। इस जो उस वक्त ज़माने में ब्यूरोक्रेसी थी उसके साथ मिल के उन्होंने कहा कि जी अब मैं पीएमएलएन को मज़ा चिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि आईजीआई टूट गई, और जब आईजीआई टूट गई तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पीएमएलएन से, जो कि आईजीआई का हिस्सा थी, उनसे उनका इलेक्शन सिंबल ले लिया। तो जो शेर है वो उनका सिंबल नहीं है, तो उनका पहले आईजीआई का जो सिंबल था वो साइकिल होता था, जिसमें नवाज शरीफ भी थे। तो जब वो मुस्लिम लीग बनी तो उस वक्त उन्होंने साइकिल लेनी चाहिए, उनके साइकिल नहीं दी गई, और फिर उन्होंने फिर शेर अपना सिंबल लिया था। तो ये जो सिंबल लेने वाली जो रेत है कि किस तरह रिग किया जाए, ये सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हुआ, ये पीएमएलएन के साथ भी हुआ, और पीपल्स पार्टी के साथ 80s में ऑलरेडी हो चुका था, जब उन्होंने उनके से भी इलेक्शन सिंबल लिया गया था और फिर उन्होंने तीर ले लिया था। अब इसमें भी बायस केयर टेकर सेटअप बनाया गया था, वही 1990 का जो तरीक़ाकार था वो यहाँ पे लाया गया। सिंबल स्नैच एक नया इनोवेटिव मेथड लाया गया, और फिर जो मुस्लिम लीग थी उसको तोड़ा भी गया। एक मुस्लिम लीग चट्टा ग्रुप बना और एक मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप बना। तो ये जो अभी 2024 में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खट्टक ने बनाई थी, अगेन ये वाला मेथड ऑलरेडी नवाज शरीफ पे अपनाया जा चुका है 1993 में, जहाँ पे चट्टा ग्रुप मुस्लिम लीग से तोड़ के बनाया गया था। पहले तो आईजीआई तोड़ी गई और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग के अंदर से भी चट्टा ग्रुप अलहदा किया गया था। तो ये थी 1993 की बात। अब आप आ जाते हैं 1997 में। तो यहाँ पे पोलिंग डे रिगिंग हुई थी और करवाने वाले पॉलिटिशियंस थे, और इस 1997 के इलेक्शन से वो इलेक्शन है जहाँ पे मुस्लिम लीग को 2/3 ऑलमोस्ट अक्सरियत मिल गई थी। और इसकी सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि ये वो इलेक्शंस हैं जिसमें जब बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो 1996 में जब प्राइम मिनिस्टर थी, उनके होते हुए नवाज शरीफ साहब ने मरी में 3 जर्नलिस्ट को बुलाया था। और ये बात हामिद मीर, आमिर मतीन और मोहम्मद मालिक काफ़ी दफ़ा मीडिया में आके कर चुके हैं कि उनको बुलाया गया और उनको कहा गया कि आप मेरे बारे में अच्छा लिखना शुरू कर दें, क्योंकि मैं अपनी हुकूमत बनाने वाला हूँ और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जाने वाली है। और फिर यही वो इलेक्शन था जिसमें नवाज शरीफ ने इमरान खान को पहली दफ़ा ऑफ़र दी कि आप मेरे साथ मिल जाएं और आपको मैं 20 सीटें दे देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्च हो चुकी थी, पीटीआई। तो ये वो इलेक्शन थे जिसमें ऑलरेडी सबको पता था क्या होने वाला है। तो अगेन बायस केयर टेकर सेटअप, इसमें पहली दफ़ा नजम सेठी भी केयर टेकर के सेटअप का हिस्सा बने, और इन्होंने यही किया कि जी बेनज़ीर भुट्टो बहुत करप्ट हैं। एहतसाब का नारा लगाया गया। जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी कि इलेक्शन करवाने की बजाय उन्होंने भी कहा कि जी सबसे पहले एहतसाब होगा।
तो नज़र आना शुरू हो गया कि क्या हो रहा है। या 2018 में जिस तरह वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ के जी एहतसाब होगा और हम लूटी हुई दौलत वापस लेके आएंगे, ये एग्जैक्टली ये रील जो है वो 97 में जो केयर टेकर थी उन्होंने भी चलाई हुई थी। और फिर विच हंटिंग शुरू होगी कि जी बेनज़ीर भुट्टो को पकड़ो, और वो फिर मुल्क से बाहर जाने की भी तैयारियां करना शुरू हो गई। उनके लोगों को पकड़ा और जेल में डाला गया, कुछ लोगों के घुटनों में फायर किया। ये बेनज़ीर भुट्टो ने अपने इंटरव्यू में भी कहा हुआ है। और ये वाले जो इलेक्शंस थे ये रमज़ान में हुए। मेरे ख्याल में 10 फरवरी को ईद थी और ये 6 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे। और जो रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि शाम के तकरीबन 5 बजे जब लोग रोज़ा इफ्तार करने लगे तो उस वक्त धांधली हुई थी। तो कि इफ्तारी के टाइम पे जो कि हमारा रमज़ान जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा इबादत करने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो कोशिश ये की गई कि जो इलेक्शन डे है वो रमज़ान में रखा जाए ताकि ज़्यादा लोग ना निकल सकें। और दूसरे नंबर पे ये भी किया गया कि जैसे ही इफ्तारी का टाइम हो आप अपने बंदे बिठा दें बैलेट बॉक्सेस पे और उनका काम हो सिर्फ ठप्पे लगाना। तो ये 1997 में, तो मैं जो बता रहा ना कि जी हम लोग बड़े इनोवेटिव हैं, तो ये 97 के इलेक्शन बड़े स्ट्रेटिजिकली रमज़ान में रखे गए थे और ये भी प्लान बनाया गया था कि किस वक्त धांधली होगी। तो ये 97 में हुआ था। अब आ जाते हैं 2002 में। मैंने पहले कहा था कि 1985 के इलेक्शंस वो गैर सियासी जमातों पे हुए थे, 2002 की सियासी जमातों पे हुए थे। करवाए मुशर्रफ ने थे और हमें पता है कि मुशर्रफ किस तरह करता है। इसमें मैंने सिर्फ 2 बातें एक्स्ट्रा इस वजह से करनी है कि यहाँ पे भी एक नया तरीकाकार अपनाया गया कि इसमें आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया था ऑलमोस्ट। आपने नाम लेके नहीं, लेकिन आपने कहा था कि जी आपकी जो लीडरशिप है वो यहाँ पे होनी चाहिए, उस पर कोई कानून, उस पर कोई स्कैंडल नहीं होना चाहिए, कोई केस नहीं होना चाहिए, जिसने इफेक्टिवली डिस्क्वालीफाई कर दिया था बेनज़ीर भुट्टो को, नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने से। तो इमरान खान जो 2024 में जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया इलेक्शन लड़ने से, अगेन ये वाला मेथड आपको नज़र आता है 2002 में ऑलरेडी अप्लाई हो चुका हुआ है। और करवाने वाला कौन था? मुशर्रफ, यानी कि आर्मी करवा रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट किसी तरीके से मुशर्रफ जो है वो ताकत का हिस्सा बने रहे। तो आपने पहले डिस्क्वालीफाई करवा दिया, फिर दूसरे नंबर पे आपने एजुकेशनल क्राइटेरिया रख दिया कि जी जब तक आपकी ग्रेजुएट की डिग्री नहीं है आप जी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये भी अपना लिया गया कि आप किसी तरीके से जो कि एक आम सीधा सादा चलने वाला आदमी है वो पार्लियामेंट में ना पहुंच सके। और बड़े लोगों ने फिर जाली डिग्रियां बनाई और फिर जाली डिग्रियों से उन्हें डिस्क्वालीफाई भी किया गया। ये था दूसरा तरीका। तीसरे नंबर पे कि आपने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनवाई और उसके अंदर से आपके वोट पूरे नहीं हो रहे थे, आपने 8-9 लोग तोड़े और उनको फोर्स किया कि वो जमाली को वोट दें। उनके जो पहले, मेरे ख्याल में जब पहले उनके जब रिजल्ट निकले थे, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग हुई थी, तो उनके पास 1 या 2 वोट ज़्यादा था। और फिर 1 महीने के बाद उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो उसके अंदर उनके 10-15 वोट एक्स्ट्रा बन गए थे 171 से ऊपर, और वो डिफेक्ट होने वाले सारे पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन थे। और अब जो हमें नज़र आता है वो ये था कि मुशर्रफ ने शायद बेनज़ीर भुट्टो के साथ थ्रू बैक एंड चैनल बात की थी और उन बेनज़ीर भुट्टो ने फिर अपने ही बंदों को कहा कि जी आप जमाली को वोट डाल दें। अब इसमें जो वोट लेने वाली जो सबसे बड़ी जमात थी वो जो थी वो पीपल्स पार्टी थी, लेकिन खैर मैंडेट जो बन रहा था वो PMLQ का ही बन रहा था और PMLQ ही जीती। और जो मैंने याद है, मैंने आपको कहा था कि 1993 में जो IGI है उसका जो सिंबल होता था वो साइकिल होता था, वो साइकिल लेके PMLQ को दी गई थी ताकि PMLN के वोटर को कंफ्यूज किया जा सके। तो ये 2002 इलेक्शन में ये वारदात डाली गई थी। अब आ जाते हैं 2008 के इलेक्शंस में। यहाँ पे ऑब्वियसली जो मकसद था वो ये था कि मुशर्रफ इस तरह का एक अलायंस बनाए जहाँ पे उनकी वो प्रेसिडेंट रह सकें। और यहाँ पे प्री पोल रिगिंग इस वजह से की गई कि यहाँ पे एक डील हुई थी, और ये डील जो है इसका इशारा हमें नज़र आता है कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब में नो हायर ऑनर, कि किस तरह वो गारंटर बनी कि जी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में जाएं, इलेक्शन लड़ें और उनको NRO दिया जाएगा और इन रिटर्न शी विल इंश्योर कि जी मुशर्रफ जो है वो कंटिन्यू करें। तो करने वाले कौन थे? वो इस्टेब्लिशमेंट ही थी। और वो डील का नतीजे में निकली और उसमें जो आप इस तरह बनाना चाहते थे, हालांकि मुशर्रफ जो है वो PMLQ लॉयल्टी शो कर रही थी, लेकिन मुशर्रफ ने PMLQ को बैकस्टैप किया और कोशिश की कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी जीत जाए। और अगर वैसे तो हम लोग चौधरी बरादरान को काफ़ी अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखते, लेकिन चौधरी बरादरान की जब आप उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं और उन्होंने जो किताब लिखी है चौधरी शुजात हुसैन ने, तो वो उसमें उनका जिक्र भी किया है कि
वो ये समझ रहे थे कि शायद वो दोबारा हुकूमत में आ जाएं और उन्होंने अपनी लॉयल्टी बरकरार रखी। लेकिन मुशर्रफ ने क्योंकि एक बैक एंड डील कर ली थी पीपल्स पार्टी के साथ, तो वो पीपल्स पार्टी को ही जितवाना चाहते थे और वो इंश्योर भी किया गया कि पीपल्स पार्टी ही जीते। और क्योंकि अगर वो जीतते तो उसके बाद ही मुशर्रफ जो है वो प्रेसिडेंट रह सकते थे। तो PMLQ को यहाँ पे काफ़ी धोखा मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि PMLQ जीत जाती, लेकिन मैं ये ज़रूर बता रहा हूँ कि यहाँ पे सियासत की इंट्रीगेटीज़ के जी मुशर्रफ एक तरफ PMLQ के साथ थे और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को भी वो सपोर्ट कर रहे थे। तो ये हुआ 2008 में। अब आ जाते हैं 2013 के इलेक्शन जो हैं ये शायद हमें वो 4 हल्के याद ही होंगे। तो यहाँ पे ना प्री पोल हुई थी ना पोस्ट पोल हुई थी, यहाँ पे पोलिंग डे रिगिंग के हमें नज़र आते हैं एविडेंसेस। करवाने वाले सिविलियंस ही थे, यानी कि पॉलिटिशियंस थे। अब जो जो एविडेंस नज़र आता है उसमें, क्योंकि मैं सरगोदा का हूँ, तो नवाज शरीफ ने सरगोदा के हल्के से एक इलेक्शन लड़ा था और वहाँ पे उनको वोट जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी, जितने वोटर्स हो सकते थे, उससे भी ज़्यादा वोट पड़ गए थे एक हल्के में, एक पोलिंग स्टेशन में। तो इससे आपको नज़र आता है कि क्या हो रहा था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ PMLN नहीं जीती, PMLN बिल्कुल जीती। PMLN वॉज वेरी फेमस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और उनको जो मैंडेट मिला था वो बिल्कुल सही मिला था। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ने जो 4 हल्कों की जो बात की थी या धांधली की, वो इतना बड़ा एक इशू था। नवाज शरीफ शायद वैसे भी जीत जाते। तो इसमें जो उनका वजह थी वो यही थी कि जी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेनी थी। और ये फिर इसके बाद जब धरने शुरू हुए तो 4 हल्के निकले। अब अमूमन हम कहते हैं कि जी इमरान खान ने वो जो 4 हल्के हैं वो इसकी खामखा एक 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 कंट्रोवर्सी बनाई, लेकिन हकीकत ये है कि जो इलेक्शन जो इन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी जो बनाई थी उसकी जो रिपोर्ट्स थी उसने ये बोला, रिपोर्ट में लिखा भी हुआ है कि जी धांधली हुई है, इरेगुलरिटीज़ हुई हैं इलेक्शन में, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुई। तो अब इरेगुलरिटीज़ जो देखते हैं वो तो आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़ा कॉमन है इरेगुलरिटीज़ होना। तो आप ये कह दें कि जी बिल्कुल क्लीन हुए थे, नहीं, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसने भी नहीं कहा था कि क्लीन हुए। वो जो 4 हल्के थे उनमें से 2 हल्कों में रीपोलिंग हुई थी और वो इसी वजह से रीपोलिंग हुई थी क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। और उसमें मेरे ख्याल में अयाज सादिक का हल्का था और अयाज सादिक स्पीकर थे, उनको फिर वहाँ से वो हटे। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा और अलीम खान उस ज़माने में PTI में होते थे, तो अयाज सादिक और अलीम खान का आपस में इलेक्शन हुआ था और अयाज सादिक दोबारा जीत गए थे। और दूसरा हल्का जो देखा गया था वो था लोधरा का, जिसमें सिद्दीक बलोच और जहांगीर खान तरीन, वही 2 बंदे आप देख रहे हैं कि अलीम खान जहांगीर खान तरीन इस्टेब्लिशमेंट, और किस तरह इस्टेब्लिशमेंट के आपको लिंक भी नज़र आना शुरू हो गया होगा कि जहांगीर खान तरीन और सिद्दीक बलोच का लोधरा में हुआ री इलेक्शन कि वो नल एंड वॉइड हुआ और फिर जहांगीर खान तरीन जीत गए थे। वो फिर बाद में फिर जहांगीर खान तरीन डिस्क्वालीफाई हो गए साल बाद और फिर अली तरीन और सिद्दीक बलोच का मुकाबला हुआ और फिर अली तरीन हार गए थे और सिद्दीक बलोच जीत गए थे इलेक्शन। तो ये 2 हल्के थे। बाकी जो 2 और हल्के जो बाकी बात की थी अपार्ट फ्रॉम अयाज सादिक और जहांगीर खान तरीन का हल्का, जो बाकी 2 हल्के थे वो थे ख्वाजा साद रफ़ीक का और ख्वाजा आसिफ का। ये दोनों हल्के जो हैं उन पे स्टे ऑर्डर हो गया था। उसमें जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल से फिर हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गई, तो वो उसका कोई ख़ास नतीजा निकला था। अब उसमें भी यही हुआ था कि काफ़ी बात आगे तक चली गई थी उन 4 हल्कों में भी। तो अगेन 2013 के इलेक्शन कंट्रोवर्शियल बन गए थे, वो इतने कंट्रोवर्शियल थे नहीं। और अब जब आप वो जो कमेंटेटर्स हैं वो डिपेंडिंग ऑन द बायस, कि एक कमेंटेटर कहते हैं देखें जी 2-4 हल्के खोले और कुछ भी नहीं निकला, ऐसा है नहीं। 4 हल्कों में से 2 हल्कों में दोबारा इलेक्शन हुआ था और जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी उसने भी यही कहा था कि इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप PTI की साइड को देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार आप लोगों ने माउंटेन ऑफ द मोल हिल बना दिया, कि इतनी ज़्यादा धांधली हुई ही नहीं थी, मैंडेट PMLN का ही था और PMLN ने ही जीतना था। आपने इतना बड़ा उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया इलेक्शन को, जो कि इतने कंट्रोवर्शियल थे भी नहीं इन फर्स्ट गो। तो खैर ये है 2013 के इलेक्शन। अब हम आ जाते हैं 2018 के इलेक्शन। यहाँ पे हुई पोस्ट पोल रिगिंग। अब 2018 और 2024 की काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, स्केल डिफरेंट है कि किस मैग्नीट्यूड पे हुई धांधली। तो यहाँ पे पोस्ट पोल रिगिंग हुई। यहाँ पे आपने कहा कि जी जो प्री पोल और पोलिंग डे रिगिंग है, इससे बेहतर है कि जी अब हम लोग पोस्ट पोल में जाएं। और करवाने वाला कौन था? इस्टेब्लिशमेंट। और किसके हक़ में हो रही थी? PTI के हक़ में हो रही थी। और क्यों करवाएगी? क्योंकि PMLN को हुकूमत बनाना से रोकना था।
अब यहाँ पे जो धांधली हुई, क्या मैंडेट पीएमएलएन का था? नहीं, मेरे ख्याल में पीटीआई फिर भी जीत जाती, क्योंकि सारे इलेक्टेबल्स ऑलरेडी पीटीआई में जा चुके थे। मैं सरगोदा का हूँ, वहाँ पे मुझे अभी भी याद है डॉक्टर नादिया अजीज़ जो हैं वो 30 मई तक जो है वो पीएमएलएन में थी। अगले दिन जब हुकूमत ख़त्म हुई तो वो पीटीआई में चली गई। तो हर जगह आपको नज़र आता है कि बल्कि वहाँ पे जनूबी महाज सूबा, वो सारे जो इलेक्टेबल्स ने मिला के एक अलग जनूबी महाज मंसूब वो बनाया था, महाज जनूबी पंजाब महाज बनाया था। उन्होंने पहले अलहदा हुआ पीएमएलएन से और उसके बाद सब ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो वो खैर आपको नज़र आ गया कि जो इलेक्टेबल्स जो कि जिस पार्टी में जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है, वो इलेक्टेबल्स जो हैं वो सारे पीटीआई में चले गए थे। तो मैंडेट पीटीआई का ही था, फ़र्क 10-12 सीटों का ऊपर नीचे हो सकता था, और फ़ायदा हुआ पीटीआई को, नुकसान हुआ पीएमएलएन को। तो सबसे पहले तो आपने इस धांधली में आपने की पॉलिटिशियन यानी कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, फिर जेल में भी भेज दिया इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले। फिर आपने इलेक्टेबल्स की एक पूरी जमात बनाई और आपने पीटीआई में ज्वाइन करवा दी। और फिर सबसे ज़्यादा जो काम ख़राब हुआ वो था इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को कन्वे करना। उसमें मुझे याद है कि तकरीबन 10-11 बजे के करीब आरटीएस बैठता है। खैर उस वक्त तक 10-11 बजे तक काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आ चुके थे, तकरीबन 18-90% रिज़ल्ट्स आ चुके थे। और फिर मेरे ख्याल में 1-2 बजे तक आरटीएस बैठा रहा और यहाँ पे सारी गेम चली धांधली की। उस वक्त मुझे याद है कि सिर्फ कराची के अलावा ऑलमोस्ट सब पूरे पाकिस्तान का आ गया था। और अमूमन आप देखेंगे कि 10-11 बजे तक इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। 2013 में हमें 11 बजे नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच भी कर दी थी। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, जो आपके पोलिंग एजेंट्स हैं वो आपको इतनी खबरें दे देते हैं कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तो जब 10-11 बजे तक रिज़ल्ट्स नहीं आए थे तो समझ गया था मैं 2018 में कि शायद धांधली की तरफ बात जा रही है। और वही है कि आपने जो 10-15 सीट थी वो इधर से उठा के उधर देनी थी और वो दी, और फिर पीटीआई की हुकूमत भी बन गई। यहाँ पे एक और बात है कि 2018 के इलेक्शन में बहुत अगले दिन ही JUI, जमात उलमा इस्लाम, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, ये तीनों इकट्ठे हो गए थे और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया था। लेकिन उन्होंने इस बात को आगे नहीं लेके गए। पहले दिन ही पार्लियामेंट में बात उठी और एक कमेटी बना दी गई थी, और उस कमेटी के मेरे ख्याल में सरबराह परवेज़ खट्टक थे, लेकिन उसका एक भी इजलास नहीं हुआ, एक भी सीटिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ना तो वो लोग पार्लियामेंट में ये डिस्कस करना चाहते थे, उनको भी शायद पता था कि वादा डल चुकी है, और वो ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग पे बात करना चाहते थे। देखो धांधली हुई है, देखो धांधली हुई है। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह 2013 में पीटीआई पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती थी, धांधली हुई है, देखो धांधली हुई है, देखो धांधली हुई है। तो 2018 की सेनेट कमेटी बनी, बहुत दफ़ा जिक्र हुआ, ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन हुई और ना ही कोई कंप्लेंट्स हुई। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो कि न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स थे, जो कि 2018 के इलेक्शन देख रहे थे, उन्होंने जो रिपोर्ट की, उन्होंने कहा 2018 के इलेक्शन 2013 से ज़्यादा साफ हुए। तो खैर हम सबको पता है कि क्या हुआ 2018 में। मेरा नहीं ख्याल कि 2018 के इलेक्शन बहुत ज़्यादा साफ हुए थे। अब आ जाते हैं 2024 के इलेक्शन। इसमें प्री पोल रिगिंग बहुत ज़्यादा हुई है। मैंने यहाँ पे पोस्ट पोल इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि अगेन 10-15 साल बाद हिस्ट्री जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो इस इलेक्शंस को पोस्ट पोल रिगिंग से याद रखा जाएगा, ना कि प्री पोल रिगिंग से। तो पोस्ट पोल रिगिंग जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला चल रहा है, और करवाने वाला कौन है? इस्टेब्लिशमेंट। अब हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं कि पीटीआई की कितनी सीटें हैं। कुछ उन्होंने पीटीआई के मुताबिक एक सेगमेंट ऑफ पीटीआई वो कह रहा है 180 सीटें हैं, एक सेगमेंट कह रहा है 150 है, और एक सेगमेंट कह रहे हैं नहीं जी इनकी 110-115 के करीब सीटें हैं। जो एक्चुअल अभी तक रिजल्ट जो है वो 93-94 के करीब आए हैं। अब यहाँ पे जो धांधली के तरीक़ेकार अपनाया गया वो यही है कि जी इमरान खान को पहले जेल में डाल दिया गया, फिर इलेक्टेबल्स को उठा के सारा तोड़ फोड़ के डिफरेंट पार्टी बना दी गई, एक IPP बना दी गई, एक PTIP बना दी गई, और फिर उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेरेशन जो हुई है वो काफ़ी देर से हुई है, 3-3 दिन बाद रिज़ल्ट्स आए कुछ हलकों के। और फॉर्म 47 फॉर्म 45 से बिल्कुल मुशाबियत नहीं रखता। फॉर्म 45 ये होता है कि आप हर पोलिंग स्टेशन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो कंपाइल करते हैं, और फॉर्म 47 उन सबको मजमुआ करके आप बता देंगे ये रिज़ल्ट है। अब फॉर्म 47 फॉर्म 45 के साथ मुशाबियत नहीं इख्तियार कर रहे, वो एक दूसरे के साथ इन सिंक नहीं है। अब इनके साथ क्या होगा ये तो हिस्ट्री ही जानेगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगले एपिसोड में मैं आपको बता सकूँ
कि इन सब ये जो एपिसोड्स हुए हैं रिगिंग के पाकिस्तान में, इनको किस तरह शायद हम लोग कोई मैकेनिज़्म बना सकें जिससे हमें पता लग सके, एक हम लोग एक लिटरेरी डिबेट कर सकें कि जी क्या तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है. So I hope you like this episode and stay tuned for the fourth and final episode of discussing the electoral rigging in Pakistan.